अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ जनाब आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने तमाम तर कामकाज से आज आप फ्री हो जाएंगे, अपने लिए टाइम भी निकालेंगे। आज वीकेंड भी है, हमारी भी कोशिश होती है कि जनाब हम थोड़ा सा लाइटर नोट पर ही बात करने की कोशिश करें ताकि हमारा वीकेंड भी अच्छा गुजरे और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरे। इस दफ़ा भी वीकेंड थोड़ा सा हमारे लिए जो है ना वो और ज़्यादा एक्साइटेड भी होने वाला है। ख़ासतौर पर जो कल वाला दिन होगा, आप सबको पता है, उसके ऊपर हम बात भी करेंगे। जैसे मैंने कल भी बात की थी कि जनाब फाइनल्स में हम तो पहुंच चुके हैं, लेकिन तैयारी कैसी है। आज का दिन कह लें कि होता है ना चांद रात का दिन, कल ईद है, आज चांद रात का दिन है, तो वही सूरत हाल होने वाली है हमारी भी और हमारे जो प्लेयर्स हैं वहाँ पर जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी कि कल फाइनल्स है तो आज हमने टिका के तैयारी करनी है और हमने टिका के दुआएं मांगनी है कि कुछ तो काम आ जाएगा ना, चाहे दुआएं काम आ जाए या फिर उनकी कोशिशें काम आ जाए। इसके ऊपर पूरा हमने सेगमेंट भी एक तैयार किया है, उस पर बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अलबत्ता वीकेंड को अच्छे तरीके से मनाया करें। पूरा हफ्ता जो है ना आप लोग भी वेट कर रहे होते हैं, मसरूफ़ ज़िंदगी होती है, समझ नहीं आ रही होती क्या करना है क्या नहीं, अपने लिए टाइम नहीं हम निकाल पा रहे होते हैं। तो इसलिए वीकेंड आता है इसलिए ताकि आप अपने अगले हफ्ते के लिए अपने आप को रिफ़्रेश कर सकें, तमाम तर चीज़ें भुला कर अपने लिए टाइम निकाला करें। बेशक थोड़ा सा टाइम क्यों ना हो, आधा घंटा 1 घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपका हो, प्योरली आपका हो, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। वो आपके फ़ोन की डिस्टर्बेंस ना हो, किसी बंदे की डिस्टर्बेंस ना हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक होना चाहिए, जहाँ पर आप हों, आपके साथ आपकी तन्हाई हो और आपकी सोचें हों। ये बड़ा ज़रूरी है कि जनाब अपनी सोचों को भी देखें कि आपकी सोचें भी अलाइन हैं कि नहीं हैं, आप जो सोच रहे हैं वो भी अच्छा सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। उन चीज़ों से भी हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी नींद, ये तमाम तर चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। तो योगा के बारे में जिस तरह मैंने बात की है कि योगा बड़ा एक अच्छा और मौसर तरीका इलाज भी है। अगर आपने थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम निकालना है, अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है, तो वो भी सेगमेंट है आज हमारे पास आप लोगों के लिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जिस तरह मैं बात करी थी योगा के हवाले से कि योगा भी एक बड़ा कह लें कि इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो सकती है आपके लिए अगर आप करना चाहें तो, जो ज़हनी सुकून और जिस्मानी सेहत के एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में हम अक्सर अपनी सेहत और दिमागी सुकून को नज़रअंदाज कर देते हैं और यही वजह है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन और जो जिस्मानी कमज़ोरी है ना वो बढ़ती ही जा रही है। योगा एक ऐसी कदीम तकनीक है जो ना सिर्फ जिस्म को मुतवाज़न रखती है बल्कि सेहतमंद भी रखती है और हमारे जहन को भी सुकून बख्शती है। सांस लेने के तरीके, हल्की फुल्की सी वर्जिशें, मेडिटेशन के ज़रिए योगा हमें तवानाई बख्शता है और रोज़मर्रा के दबाव से हमें निजात दिलाता है। तो आइए यही आज हम जानते हैं कि सुकून और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, ये भी और आप लोगों के लिए भी। तो इस पर बात करने के लिए योगी बशीर खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बशीर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे आप ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ब्रीदिंग टेक्निक बताऊंगा क्योंकि ब्रीदिंग टेक्निक से ही जो है ना आपको ज़हनी तनाव और रिलैक्सेशन मिलती है और ज़हनी तनाव उससे दूर होता है। तो जितना आप डीप इनहेल करेंगे उससे उतना ही आपके एल्वेलाई और लंग्स जो है ना प्रॉपर यूज़ होते हैं, क्योंकि ये 3 लोब्स हैं, अपर लोब्स हैं, मिडल लोब्स है और लोअर लोब्स हैं। इन तीनों लोब्स को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्रेन को 20% ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो वही 20% ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना किसी भी इजी पोस्चर में, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैं बैठा हूँ, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि आज हम वो योगा करेंगे जो सब आसानी के साथ कर सकें। ठीक है। तो ब्रीद इनहेल के लिए जो है ना स्लोली और डीप हमने अपने कॉन्शियस रखना, उसके ऊपर इनहेल करेंगे। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग है। फिर स्लोली एक्सेल, फिर इसमें मुख्तलिफ ब्रीदिंग टेक्निक्स है कि इसमें अल्टरनेट ब्रीदिंग है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती, और अक्सर हमारी जो है ना जो लाइफस्टाइल है इसने हमारी नींद को डिस्टर्ब किया हुआ, तो अगर नींद नहीं आती तो इसके लिए एक ब्रीदिंग टेक्निक है, वो भी मैं बताऊंगा। वो आपने ये हाथ इस तरीके से ज़रा, और फिर आपने दोनों फिंगर्स
ये जो रिंग फिंगर और मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर इसको आपने फोल्ड करना है, ठीक है। और थंब के ये जो नरम वाला हिस्सा है इसके ऊपर, फिर आपने राइट नोस्ट्रल को बंद करना है और लेफ्ट से सांस लेना है। अगर किसी का बीपी शूट करता है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि वो राइट नोस्ट्रल को बंद करे और लेफ्ट से सांस ले, क्योंकि बॉडी का जो हमारा आधा हिस्सा है ये राइट हमारा हीट है और लेफ्ट साइड हमारे कूलिंग है, ठीक है। यानी राइट अगर सांस लेते हैं, राइट नोस्ट्रल चल रहा है तो बॉडी के अंदर हीट जनरेट होता है, ओके। और अगर आप लेफ्ट को यूज़ करते हैं तो बॉडी के अंदर कूलिंग जनरेट होती है और मॉइस्चर जो है ना आपके ब्रीथ में शामिल होता है। तो इसको हम करेंगे कि अगर रात को किसी को नींद नहीं आती तो राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे फोकस के साथ। फिर लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से बाहर निकालेंगे। फिर राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। ये इसका एक राउंड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर किसी का बीपी शूट करता है तो वो सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे और राइट से बाहर निकालेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे और फिर राइट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। और राइट नोस्ट्रल को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा राइट नोस्ट्रल को जब यूज करते थे हीट उसमें और मजीद ब्लड में जो है ना हीट शामिल होती है, वो और ज्यादा बीपी और ज्यादा हो जाती है। और ये जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बहुत बेनिफिशियल, अच्छा, बहुत बेनिफिशियल। और वो दोनों से ही वो करें, वो दोनों से अगर किसी को ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो वो दोनों को कर सकते हैं, ठीक है। तो वो दोनों नॉस्ट्रल से एक्सेल और ये इनहेल मसलन कर सकते हैं, राइट को बंद किया, लेफ्ट से सांस ले लिया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ दिया, बाहर निकाल। ठीक है। अगला पोस्चर इसमें हम इसको कहते हैं हनी बी ब्रीदिंग। हनी बी ब्रीदिंग, हाँ, जिस तरह शहद की मक्खी की बिनबिनाहट होती है, तो वो आपने अपने जो लिटिल फिंगर है ये हॉर्न के नीचे और ये रिंग फिंगर हॉर्न के ऊपर, और मिडल से आपने अपने नोस्ट्रल को बंद करना है और जो आपके थम्स है वो आपके एयर के बीच में देना है। फिर आपने ब्रीथ इनहेल करना है और साउंड निकालनी हो उसकी तरह, हनी बी की तरह। रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये हनी बी ब्रीदिंग। अगर आपको ये फौरी तौर पर रिलैक्स कर देता है कि अगर आपको डिप्रेशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, तो तनाव है, स्ट्रेस है, उससे भी आपको जो है ना काफी फर्क आता है। तो ये आपको फौरी तौर पर रिलैक्स कर देता है, ये वाला आपका जो पोस्चर है। इसको हनी बी ब्रीदिंग है, और वो जो पहले वाला था वो अल्टरनेट ब्रीदिंग है, क्योंकि आप लेफ्ट और राइट को यूज करते हैं नोस्ट्रल। और ये हनी बी ब्रीदिंग का सिर्फ यही फायदा है कि ये आपको जो है ना वो स्ट्रेस से रिलीफ पहुंचाता है, और डीप स्लीप में भी आपको मदद देता है। ठीक, एक पोस्चर करते हैं उसको कहते हैं प्रेयर पोज है, ये वाला पोस्चर है, ये प्रेयर पोज है। जब आप इसमें दोनों अंगूठे और हील के ऊपर आप बैठते हैं इस पोजीशन पर, ये प्रेयर पोज है जी, जिस तरह हम नमाज में तहियात में बैठते हैं इस तरह। और एक पोस्चर है जिसको हम एक्सटेंड जो है ना पप्पी पोज कहते हैं। वो आप ये समझ लें कि आपके उस तरीके से आपके हेड में और ब्लड की फ्लो है, ठीक है। ये इसमें आपकी टोटल जो है ना बॉडी स्ट्रेच होती है। ठीक है। और इसका फायदा भी है आपकी कमर के ऊपर, आपके लेग्स के मसल के ऊपर, ठीक है। ये आपको जितनी भी आपके असाबी कमजोरी या फिर स्ट्रेसनेस हुई हुई होती है, स्ट्रेचिंग हुई हुई होती है, आपके असाब में या मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हुए होते हैं, आपको स्ट्रेस है, ये तमाम तरह चीज़ें आप करें, ये योगा पोजेस करें और आप जो है ना अपनी सेहत, ज़िंदगी और सेहत को भरपूर तरीके से इंजॉय करें। सेहत होगी तो इंजॉय कर सकेंगे हम सारे ही। योगी बशीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बशीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। योगा एक्सपर्ट हैं और हमें बता रहे थे कि हम किस तरह का योगा घर पे कर सकते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं स्किन केयर के हवाले से। और आजकल मार्केट में ना मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं कि जनाब आपने अगर अपना रंग गोरा करवाना है तो आके आप यहाँ तो ट्रीटमेंट्स करवा लें, फेशियल्स वगैरह ले लें, या फिर आप ड्रिप्स भी या इंजेक्शंस भी लगवा सकते हैं अगर आपको अपना रंग गोरा करवाना है, आप अपनी स्किन से या अपने कह लें कि कलर से सेटिस्फाइड नहीं है।
तो ये कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, ये किसको लगवाने चाहिए, किसको नहीं लगवाने चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है। बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं जो हमें लेने चाहिए। ऐसे ही आप किसी की बात सुनकर या फिर सोशल मीडिया पर उसकी तशहीर देखकर आप उस चीज़ को नहीं लगवा सकते हैं। तो आज हमने इसी के ऊपर बात करनी है कि वाइटनिंग ड्रिप्स और जो वाइटनिंग इंजेक्शंस चल रहे हैं वो किसको लगवाने चाहिए और वो क्यों यूज़ हो रहे हैं और कौन यूज़ कर रहा है ज़्यादातर। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है, एस्थेटिक फिजिशियन है। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर उस्मान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। डॉक्टर उस्मान, वाइटनिंग ड्रिप्स और वाइटनिंग इंजेक्शंस आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उनकी तशहीर भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये वाकई रंग गोरा करते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। बेसिकली ये समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा क्या है कि रंग आता कहाँ से है जिस्म में। क्योंकि जितनी भी रेसेस हैं या नस्ल है, हर एरिया में या हर रीजन में उनका कलर डिफरेंट है। कुछ रीजन्स में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डार्क कलर के लोग हैं और कुछ रीजन्स में वो लाइट कलर के हैं, बहुत ज़्यादा गोरे हैं। तो बेसिकली ये डिटरमिन कहाँ से होता है कि रंग किस तरह से आपका कौन सा आपका कलर या फेयरनेस कैसे आएगी या किस स्केल पे आएगी। आपकी बॉडी में एक पिगमेंट होता है मेलानिन। ये मेलानिन डिटरमिन करता है कि आपकी बॉडी का कलर क्या होगा। और कुछ रीजन्स में या कुछ जेनेटिक्स में मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है। मेलानिन पिगमेंट बॉडी में जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपकी स्किन जो है डार्क कलर टोन की होगी। ओके। और जितना ये पिगमेंट कम क्वांटिटी में होगा उतनी ज़्यादा आपकी स्किन फेयर होगी या वाइट होगी। तो बेसिकली ग्लूटाथायोन जो है ये वैसे तो अगर देखा जाए तो आपका लिवर प्रोड्यूस करता है, बहुत मिनिमल सी क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करता है। और इसका फंक्शन ये होता है कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ये आपकी बॉडी को, उस मेलानिन को थोड़ा सा कंट्रोल करता है, उसे एक लिमिट्स में रखने की कोशिश करता है और थोड़ा सा आपकी बॉडी को और स्किन को ज़रा ग्लो दे के रखता है। तो ग्लूटाथायोन जो है आया कि कैप्सूल्स फॉर्म में हो, इंजेक्शंस फॉर्म में हो या ड्रिप्स की फॉर्म में, बेसिकली ये वही हार्मोन है लेकिन इसे एक्सटर्नली आप कहें कि उस बॉडी में इंड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है। और जब ये बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं तो जब आप बहुत ज़्यादा एडिशनल क्वांटिटी में बॉडी में दे देते हैं तो बॉडी क्या करती है, क्योंकि ये मेलानिन के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो मेलानिन को कम करने लग जाता है। और जैसे जैसे मेलानिन कम होता है तो आपकी स्किन थोड़ी सी फेयर हो जाती है। ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि पेशेंट्स इस उम्मीद के साथ आते हैं कि भाई हम बहुत सांवले हैं या काले हैं कि भाई हम चेंज हो जाएंगे, माइकल जैक्सन बन जाएंगे, तो वो मुमकिन नहीं हो पाता। उसकी रीज़न ये है कि सपोज आपकी बॉडी में जो मेलानिन की रेशो है वो डिफरेंट होगी, जो मेरी में है डिफरेंट है, किसी और में डिफरेंट है। सपोज कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर स्किन के साथ एक बंदा है और उसका वो रेशो जो है वो 90 पे है और मेरी या आपकी 60 पे है। अगर वो ये इंजेक्शंस या ड्रिप्स लगवाता है तो डेफिनेटली 20 to 30% रिड्यूस होकर 60 या 70 पे आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो मेलानिन सारा ही ख़त्म कर दे। तो आपके लिए उसके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, किसी और के लिए रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। तो एक ही स्केल पे मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है। मतलब ये जो ड्रिप्स और इंजेक्शंस लगाए जाते हैं तो ये ग्लूटाथायोन के लगाए जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसमें और भी कोई चीज़ होती है, सिर्फ प्योरली ग्लूटाथायोन ही? देखिए, इसमें मेजर जो कंपोनेंट है वो ग्लूटाथायोन का कंपोनेंट है और इसमें कुछ एडिटिव्स भी अब कुछ कंपनीज जो हैं इंक्लूड करने लग गई हैं। वो बेसिकली विटामिन सी होता है। और विटामिन सी को भी अगर आप देखें तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये लीमू में मौजूद है, संतरों में मौजूद है, या जितनी भी खटास वाली चीज़ें हैं उनमें मौजूद है। और इवन के इसका भी बेनिफिट यही होता है कि अगर विटामिन सी की इंटेक ज़्यादा हो तो आपको एक्नी का प्रॉब्लम कम से कम होगा, आपके फ्रेकल्स कम होंगे, डार्क सर्कल्स आपके कम होंगे और स्किन में ग्लो लेके आता है। तो मेजर इंग्रेडिएंट इसका ग्लूटाथायोन ही है। लेकिन जब उसके साथ विटामिन सी ऐड कर दिया जाता है तो उसके रिजल्ट्स और भी ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, ये क्या एक ही दफ़ा अगर इंजेक्शन लगवाएं या एक ही ड्रिप लगवाएं तो उसका हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाता है? वन सिटिंग में ही आपका थोड़ा सा फेयर कलर होना शुरू हो जाता है या आपको मल्टीपल सिटिंग्स करवानी पड़ती हैं? बेसिकली इसमें एक चीज़ समझ लीजिए कि सपोज के आपकी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि इतने परसेंट ऑफ मेलानिन प्रोड्यूस करना है। जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो मेलानिन कम होता जाएगा। मल्टीपल नंबर ऑफ सेशंस इसमें रिक्वायर्ड होते हैं और एटलीस्ट 8 से 12 रिकमेंडेड होते हैं विद अ गैप ऑफ 1 वीक। और 3 से 4 माह का प्रोसेस होता है
और उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि सपोज़ कि आप बाहर आपका सन एक्सपोजर कितना है वो हर किसी का वेरी कर रहा है। ओके। आपकी डाइट कैसी है वो हर किसी की वेरी कर रही है। तो ये फिर एलिमेंट्स आगे पेशेंट पे या क्लाइंट पे आ जाते हैं कि वो कितना उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। जितना वो उन्हें कंट्रोल में रखेगा उतने इसके रिजल्ट्स देर पा रहेंगे। अदरवाइज डेफिनेटली आपकी बॉडी तो वो हार्मोन मुसलसल प्रोड्यूस किए जा रही है, मेलानिन किए जा रही है। एक टाइम आएगा कि जब आप ड्रिप्स लगवा के छोड़ देंगे तो बॉडी चूँकि वो प्रोड्यूस कर रही है तो वो एक टाइम आते आते वो आप नेचुरल अपनी बेसलाइन नेचुरल अपनी वो जो बनाना शुरू हो जाएगा। परमानेंट नहीं है। ओके, ये परमानेंट नहीं है, इसको आपको लेना पड़ता है। ये कोई 3-4 महीने का प्रोसेस होता है अगर आप बिगनिंग अगर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपने कहा कि कुछ एहतियातें जो पेशेंट ने खुद करनी होती है, वो फिर ज़्यादातर धूप में नहीं जा सकते हैं, एक्सपोजर उनका धूप का कम होना चाहिए अगर ये करवा रहे हैं लोग। तो देखिए वो ऐसे ही है कि जिस तरह अमूमन हम मेल जो हैं या लड़के हैं, मर्द हजरात हैं, गर्मियों में टी शर्ट्स पहनते हैं तो बाजू में और उससे ऊपर जो स्किन होती है बहुत एक मार्क डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे सर्दियां आती हैं तो वो कम हो जाता है, तो वो डिज़ोल्व हो जाता है किस्म का। तो यही पर्पज़ है कि जितना सन एक्सपोजर ज़्यादा होगा बॉडी मेलानिन उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। और ऐसे लोगों को सन एक्सपोजर डेफिनेटली आप उसे टोटली अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी सूरत में सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी है। फिर ठीक है कि अगर आपने ये करवाना भी है तो रिकमेंडेड है, बट आपको थोड़ी इसके साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी पड़ती हैं। वो आपको आपका डॉक्टर ही बता देगा कि आया आपको कोई बीमारी है या आपके रिपोर्ट्स टेस्ट ठीक हैं तो आप ये करवा सकते हैं। ये सेफ़ भी है अगर आप चाहते हैं, वरना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ज़बरदस्ती आपसे कुछ भी नहीं कराना चाह रहा है। और हर ट्रेंड हर किसी के लिए नहीं होता, बस मैं यही कहूँगी। हमारे साथ डॉक्टर उस्मान मौजूद थे, एस्थेटिक फिजिशियन है। डॉक्टर उस्मान, थैंक यू सो मच कि आप आए। वाइटनिंग ड्रिप्स एंड इंजेक्शंस के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। जनाब, आज की नौजवान नस्ल में एक नया ट्रेंड तेज़ी से मकबूल होता जा रहा है जिसे बेड रोटिंग कहा जाता है। इसका मतलब है बिस्तर पर लेटकर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करना या स्क्रीन देखते रहना, लेकिन असल आराम या सुकून हासिल ना करना। बज़ाहिर ये आदत ना वक्ती रिलैक्सेशन आपको महसूस करवा रही होती है, मगर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये नींद की ख़राबी, ज़हनी दबाव और डिप्रेशन जैसी मुश्किलात को बढ़ा सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये रुझान सिर्फ जेन ज़ी में ही नहीं बल्कि हर उम्र के अफराद में इतना आम क्यों होता जा रहा है, और इसके हमारी नफ्सियात पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। कि मतलब हम लोग भी कोशिश यही करते हैं कि चले बेड पर लेट जाते हैं और लेट के जो है ना अपना फ़ोन देखते हैं, मूवी देख लेते हैं, कोई ड्रामा देख लेते हैं। आप लोगों की भी यही सूरत हाल होती होगी। तो ये क्या है बेड रूटिंग, और इसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ है, और ये किस तरह इम्पैक्ट रखता है हमारी पर्सनालिटी के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर इमरान अहमद जमील साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर इमरान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइट। डॉक्टर इमरान, नई कह लें कि एक आदत या फिर नया एक ट्रेंड चल रहा है बेड रूटिंग का, तो ये अभी अभी लॉन्च हुआ है या पहले भी था और लोगों को पता नहीं था? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि बेड रूटिंग जो है ये रिसेंटली 2023 में टिकटॉक पे एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अच्छा। और देखा जाए तो इसको अगर ट्रैक डाउन किए तो ये काफ़ी पहले से था। अच्छा, अब ये है कि जेन जी में क्यों है और बाकी जनरेशन में क्यों किस तरह है, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन ये करूँगा कि एक दो हमारे अमेरिकन जो है राइटर थे, विलियम स्ट्रॉस और नील हाउ, उन्होंने एक जनरेशन थ्योरी बनाई। उनकी थ्योरी के मुताबिक क्या है कि हर जनरेशन को 15 से 20 साल के ग्रुप टुगेदर किया गया है। तो उनकी क्योंकि उनकी आदत एक जैसी होती है, वो एक जैसे हालात को फेस करते हैं, एक जैसे दुनिया के हिस्टोरिकल इवेंट्स को फेस करते हैं। अब जब जनरेशन को किया गया है, उसमें बेबी बूमर्स थे जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आए, फिर जनरेशन एक्स थी, जनरेशन वाई, फिर जनरेशन जी है, जेन जी। जेन जी वो अफराद हैं जो कि 1997 से 2010 के दरमियान में है। फिर इसके बाद जनरेशन अल्फ़ा है जो कि 2010 से 2024 में जो पैदा हुए, और फिर उसके बाद जनरेशन बीटा। अब जनरेशन जी वो है जो कि 14 से 28 साल के दरमियान के अफराद हैं। इनके सामने फ़ोन आया, कॉमन हुआ, कंप्यूटर कॉमन हुआ, टैबलेट्स आई, नेट आया, सोशल मीडिया आया। तो ये जनरेशन सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व है, एक्टिव है, अपने ये राइट्स जो जानते हैं, फिर ये अपने कमेंट्स देते हैं, फॉलो करते हैं, ट्रेंड सेट करते हैं, ओपिनियटेड है। तो जनरेशन जी ज़्यादा आजकल हमारी खबरों में इसलिए है क्योंकि ये वो जनरेशन है जो कि सबसे ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल कर रही है। एक रिसर्च के मुताबिक 95% ऑफ जनरेशन जी के पास फ़ोन है, सेल फ़ोन है, और ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। यानी इतना बड़ा रोल है इनका आजकल की जो फ़ोन के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है।
तो चूंकि ये एक ट्रेंड सेट हुआ है, अभी उन्होंने ये देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा जनरेशन जी के अफराद जो हैं ज़्यादा देर लेटे रहते हैं, फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। अच्छा, इसमें हम हेल्थी इंडिविजुअल की बात करें, हम नॉन हेल्थी की बात नहीं करें, जिस तरह कोई लोग बीमार हैं, बूढ़े हैं, जो कि चल नहीं सकते, जो कोई जॉइंट डिजीज़ है, हाँ, कैंसर है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वो अफराद जो कि किसी वजह से चल फिर नहीं सकते, हम उनकी बात नहीं करें, हम उनकी बात करें जो कि बिल्कुल हेल्थी हैं, एक्टिव हैं, यंग हैं, और साथ साथ ही वो लेट के फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, इस पे मज़ीद भी बात करते हैं। एक सियालकोट से हमें कॉल आई है मोहम्मद शफीक की। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब, आप दोबारा से हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल जो है ना वो ड्रॉप हो गई है। तो ये इसका क्या फ़ायदा भी है और क्या नुकसान भी है, और कितना नुकसान है इसका हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर, और ख़ास तौर पर जेनजी इस चीज़ को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा चीज़ पाई जा रही है, तो उनको किस तरह की फ़ेस करनी पड़ सकती हैं प्रॉब्लम्स? अच्छा, बेड रूटिंग को ना थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है कि ये बिल्कुल नुकसानदेह है। हालांकि सारे दिन के बाद अगर थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए लेटते हैं, टीवी देखते हैं, पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं या कोई लिखते हैं, तो दैट्स ए हेल्थी थिंग। मगर अनहेल्थी कब कंसिडर होता है कि जब सारा दिन आप लेटे रहें, कोई काम ना करें, फिज़िकल एक्टिविटी कोई ना हो, सेल्फ केयर कोई ना हो, और अपने आप कपड़े भी चेंज नहीं कर रहे, आप अपने आप को देख भी नहीं रहे, आप आहिस्ता आहिस्ता वेट गेन होना शुरू हो जाए, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो कि डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे सिम्टम क्रिएट होने शुरू हो जाए। और जब वेट गेन क्रिएट होना शुरू होता है, फिर क्या होता है कि आप बेड पे ही खा रहे हैं, बेड पे ही जो है ना अपने ऑनलाइन ऑर्डर भी कर रहे हैं, और करते करते आप बिल्कुल स्लगिश हो जाएं और अपने कमरे तक ही महदूद हो जाएं, बेड तक महदूद हो जाएं, तब हम कहेंगे बेड रूटिंग इज़ कॉजिंग अ सीरियस प्रॉब्लम। ओके। और इसमें फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर क्या कि जब रात को ज़्यादा देर तक जागेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको इंसोम्निया या नींद की शिकायत होनी शुरू हो जाएगी। जब नींद की शिकायत शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद डिप्रेशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, एंजाइटी के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, डिप्रेशन जो है वो आहिस्ता से क्रिएट इस तरह होती है कि 2 हफ्ते के अंदर अगर आप रात को सो नहीं रहे, आप अपनी केयर नहीं कर रहे, आपका जो है मूड चेंज होना शुरू हो जाएगा, न्यूरोकेमिकल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें डोपामिन है, सेरोटोनिन है, नोरेपिनेफ्रिन है। अब ये जो न्यूरोकेमिकल चेंजेस जब आती हैं, तो ये 2 हफ्ते के अंदर क्या होता है कि बॉडी उसके मुताबिक चेंज होना शुरू होती है। तो एक जैसा थ्योरी है कि ब्रेन कंट्रोल्स अ बॉडी, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि ब्रेन में चेंजेस आती हैं, वो बॉडी पर असरअंदाज होते हैं, और जब बॉडी पर असरअंदाज होती हैं तो वो नींद की चेंजेस, लैक ऑफ एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी को ख़तरनाक कर देती हैं फिर। ठीक है, कि मतलब अगर सिर्फ आप 2 हफ्ते आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है, तो आपकी केमिकल चेंजेस जो है ना वो आपके बॉडी में होना शुरू हो जाती हैं, और तमाम तर प्रॉब्लम फिर आपको फेस करनी पड़ सकती है। अच्छा, ये बड़ा एक मैं तो कहूँगी कि लिटरली ये मेरे साथ भी होता है कि अगर अच्छी भली आपको नींद आ रही है, आप बेड पर सोने के लिए जाते हैं, और आप कहते हैं चले थोड़ा सा फ़ोन देख लेते हैं कि क्या कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ, और वो 5 मिनट के लिए आप फ़ोन देखने के लिए फ़ोन पकड़ते हैं, और अगला 3-4 घंटे आप फ़ोन पे ही लगे रहते हैं और नींद उड़ जाती है। ये भी हमारा मसला है, इसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और काफ़ी लोगों से ऐसा होता भी है। तो उसमें देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसको कहते हैं स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन ये है कि सोने से तकरीबन 4-5 घंटे पहले आप फ़ोन बंद कर दें, टीवी बंद कर दें, मीडिया बंद कर दें, खाना ख़त्म कर दें, यानी आपके लास्ट मील जो है रात के 8 बजे के बाद ना हो, कोई कॉफ़ी, कोई ड्रिंक रात के 8 बजे के बाद ना हो। आप बेड पे सिर्फ सोने के लिए जाएं, फ़ोन आपने बिल्कुल टर्न ऑफ कर देना है, लाइट बिल्कुल डिम कर देनी है, और आपने कोशिश करनी है कि आपने लेटना है और कोई काम नहीं करना। तो जैसे ही आप ये रूटीन अपनाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप नोट करें कि 9 से 10 बजे के दौरान आप सो जाएंगे, और जब 9-10 बजे आप सोएंगे तो खुद ऑटोमेटिकली 6 बजे, सुबह 7 बजे आप 8 या 9 घंटे की नींद पूरी करके उठ जाएंगे, आप फ्रेश उठेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस केमिकल्स हैं, वो रिलीज़ होते हैं रात को ज़्यादा, और जो गुड हार्मोन्स हैं वो रात को, फिर क्या होता है, जब वो स्ट्रेस हार्मोन कम रिलीज़ होंगे, गुड हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होंगे। जब हम लेट जागेंगे तो क्या होगा कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा हैं और गुड हार्मोन कम है, जिसकी वजह से बॉडी पे और नींद पे असरअंदाज होते हैं। जब स्लीप हाइजीन अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, खुद ब खुद सुबह आप उठेंगे, आप मोटिवेटेड उठेंगे, आपको खुद वक्त एक्सरसाइज करने जी करेगा, आप एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा गुड हार्मोन रिलीज़ होंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप इस फ़ोन से बच सकते हैं। एक और तरीका जो है वो ये है कि आप अलार्म लगा लें फ़ोन के ऊपर, कि 1 घंटे से फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करना, आप 1 घंटे का अलार्म लगा लें, जैसे अलार्म बजेगा मैंने फ़ोन बंद कर देना। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आप दिन में वक्तन फ़वक्तन अलार्म लगा सकते हैं, और कोशिश करें कोई गेम खेल रहा है, कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है, तो 1 घंटे से ज़्यादा ना हो। ठीक है, मतलब एक अपना स्केड्यूल बनाएं अपना, कि आपने कितनी देर आपने अपना फ़ोन यूज़ करना है और कब तक आपने फ़ोन यूज़ करना है। देखिए, ये ना हम लोग ख़ुद ही कंट्रोल कर सकते हैं।
कोई हमारी इसमें मदद नहीं करेगा। हाँ, टेक्निक्स आपको बता सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, बाकी एक्सपर्ट्स भी आते हैं, टेक्निक्स हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये जो आदत है इससे दूर रहने की, ये हमने खुद ही इसको ख़त्म करना है। डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच कि आप आए। इसके ऊपर बात की, ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ लाहौर शहर के हवाले से बात करनी है, और आपको पता है कि मुख्तलिफ़ इदारे मिलकर काम कर रहे होते हैं, वो चाहे हमारे रहन सहन के हवाले से हो या फिर खाने पीने के हवाले से हो। और हम जो खा पी रहे होते हैं, जो हमारे घर में चीज़ें आ रही होती हैं, उनका मयार चेक करने के लिए भी एक इदारा है। हम सबको पता है कि उसको पंजाब फूड अथॉरिटी कहा जाता है, और बड़ा एफिशिएंटली काम कर रहा है, एक्टिवली ये इदारा काम कर रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर हमें ख़बरों में सुनने को मिलता है कि इतने लीटर जो है ना वो दूध तल्फ़ कर दिया जाता है, जो कि मिलावट वाला दूध होता है या मुज़रे सेहत दूध होता है, जो कि हम तक पहुंचना होता है, लेकिन उसको पहले ही पकड़ के तल्फ़ कर दिया जाता है। इस तरह और भी कितनी चीज़ें हैं, जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो उनको मुज़रे सेहत करार दे के तल्फ़ कर दी जाती हैं। उसमें गोश्त आ जाता है, उसमें बाकी खाने पीने की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो दूध क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट है, एसेंशियल चीज़ है, जिसकी ज़रूरत हम सबको है, वो चाहे हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं या फिर बुज़ुर्ग हैं। दूध को एक मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है कि अगर आप वो इनटेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी सेहत अच्छी बना रहे हैं। लेकिन अगर हमारे घर में मिलावट वाला दूध आ रहा है या फिर वो महलूल आ रहा है जिसमें दूध का नामो निशान नहीं है और केमिकल मिलाकर वो सिर्फ एक महलूल वाइट कलर का तैयार किया जाता है और वो हमारे घरों में दे दिया जाता है, तो आज हम जानेंगे कि दूध को टेस्ट किस तरह किया जा सकता है कि आपके घर दूध जो आ रहा है वो असल है या नहीं है। फिर जो फूड अथॉरिटी है वो किस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही हैं, और फिर हमारे साथ फूड एंड हेल्थ कोच भी हैं जो हमें बताएंगे कि हम घर में जो है ना वो किस तरह शहद का, दूध का, बटर जो दूध से बनता है उसका भी पता कर लेंगे। और अगर आप लोग वैसे टेस्ट कराना चाहते हैं लैब से, तो वो भी आपके पास फैसिलिटी मौजूद है, और लैब में किस तरह टेस्ट किए जाती हैं तमाम तर चीज़ें वो लाइव हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। आज वो भी हमने आपके लिए रखा है कि किस तरह शेयर किया, लाइव टेस्ट हो रहा होता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हाशिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हर्बलिस्ट हैं, फूड एंड हेल्थ कोच हैं, और साथ साथ आसिम जावेद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, डीजी फूड अथॉरिटी हैं। तो आसिम साहब आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, और डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। आसिम साहब, सबसे पहले आप ही की तरफ आऊँगी। दूध के हवाले से जैसे मैंने बात की है कि ये एक इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे घरों में कि छोटे बच्चे से लेके बड़े बुज़ुर्ग तक इसको पीने का कहा जाता है कि आप मुकम्मल ग़िज़ा है दूध तो आप लें। हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोग भी केसेस जो है ना वो हमारे सामने आते हैं कि जी इतने लीटर दूध तल्फ़ कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इतना लीटर दोबारा से दूध आ जाता है और कोशिश की जाती है कि एंड कंज्यूमर तक वो पहुंचाया जाए। ये जो लोग हैं ये बाज नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? और आए रोज़ फिर हमने पिछले दिनों भी देखा जब आप लोगों ने एक बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, जो दूध वाले लोग थे वो फिर आके उन्होंने एहतजाज भी किया, फिर उन्होंने अफसरान के ऊपर जो है हाथ भी उठाया, हाथापाई भी हुई। तो ये केसेस, ये क्या वजह है इसकी कि लोग ठीक होने के बजाय और ज़्यादा चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया, ये बड़ा ही अहम टॉपिक है। दूध जो है वो अल्लाह ताला का नूर है, और ये एक भरपूर ग़िज़ा, मुकम्मल ग़िज़ा के करीब आता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी है, बाकी मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, और ये बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, ख़वातीन, सब के लिए एक जो है वो अच्छी ग़िज़ा के ज़िम्रे में आता है। जहाँ तक दूध माफिया का ताल्लुक़ है तो पंजाब में या पाकिस्तान के अंदर ये लोग जो है वो इस कदर तक जो है वो क्या कह सकते हैं, इनकी कार्रवाइयाँ ज़्यादा हो चुकी थी। हमने इसके कुछ टाइम पहले 1 अगस्त को चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारी मीटिंग हुई, उनने हमें हदायत जारी की कि दूध और गोश्त के ऊपर अपनी कार्रवाइयों का तरीक़ाकार थोड़ा जो है वो तब्दील करें।
उसके बाद हमने ये किया कि हमने जो रूटीन में गाड़ी पकड़ते थे उसके ड्राइवर को भी हम साथ ही बिठा लेते थे, उससे सारी डिटेल लेते थे। जब वो डिटेल देता था तो पीछे जिस जगह से वो दूध चल रहा होता था उसकी फैक्ट्री के ऊपर पुलिस की मदद से और पीरा की मदद से जो है वो रेड करके तो वो सारी फैक्ट्री में से हमें वो जो अडल्ट्रेशन वाला मटेरियल होता था, यानी कि उसमें खुश्क दूध है या परमिएट पाउडर है या वे पाउडर है या उसके साथ जो है वो केमिकल्स हैं और उसके साथ जो वो घी या ऑयल होता है, वो सारी चीज़ें बरामद हो जाती थी। तो हमने जो है वो इस तकरीबन 57-58 दिन के जो टाइम है 1 अगस्त से लेकर आज तक, उसमें 377 FIRs ये दूध में मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ दी और वो सारी की सारी FIRs जो थी वो लैब में टेस्ट करने के बाद दी। हमारी लैब जो है वो इंटरनेशनल जो ISO 17025 सर्टिफाइड है और उसमें जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो भी जो है वो प्रूवन टेस्ट हैं और जब हम उसकी फ़ैट को एनालाइज करते हैं तो पता चल जाता है कि ये वेजिटेबल फ़ैट है, यानी कि ये नेचुरल या एनिमल फैट नहीं थी। उसके साथ साथ वो जो गाड़ियां लेके आ रहे, अब उस सारे नेटवर्क का गाड़ियां जो थी वो एक हिस्सा थी। पूरे पंजाब में हमने तकरीबन 120 के करीब गाड़ियों को भी जो है वो कानून के मुताबिक सीज़ किया और उसमें से तकरीबन हमारे पास लाहौर में कोई 62 के करीब गाड़ियां जो थी हमने सीज़ की हुई हैं। हमारे ऑफिस के बाहर जो है वो जो इतनी बड़ी गाड़ियों की वो लाइन लगी हुई है। अब सीज़ करने के बाद हमने उनसे एक ही चीज़ कहा कि आप इसकी ट्रेसेबिलिटी दे दीजिए, स्पुर्दारी के बाद हम उसको वापस कर देंगे। उनमें से 8 या 10 लोगों ने ट्रेसेबिलिटी दी, बाकी जो है वो लड़ने के लिए आ गए। अच्छा। वो लड़ाई का भी एक ऐसा सीन था कि उस दिन मैं ऑफिस से तकरीबन जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब थी, 7 बजे मैं ऑफिस से निकला हूँ, मैं घर जाके अभी खाना खा रहा हूँ, 8 बजे के करीब पता चला कि लड़ाई हो गई है। अब वो वकला को साथ लेके आए, वो मतलब साथ में गुंडों को लेके आए, तो हमारी लोगों ने भी फिर हमारी वो जो सिक्योरिटी वाले होते हैं और हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी प्रॉपर तरीके से अपना दिफा किया। देखें, हम लड़ने वाले नहीं हैं, बिल्कुल हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं और ये लोग जो हैं ये इतने वो जालिम हैं, जालिम इस वजह से कह रहा हूँ कि ये समाज दुश्मन है, बच्चों के, ख़वातीन के, हमारे मुस्तकबिल के जो है वो दुश्मन है और ग़िज़ाई दहशतगर्द हैं। जब इनका कोई भी हरबा जो है वो कारगर साबित ना हुआ तो इन्होंने ये वाला जो है वो काम करने की कोशिश की और मुंह की खाई। वहाँ पे इनकी प्रॉपर जो है हमारे लोगों ने, क्योंकि जब आप कोई आपके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने आएंगे तो आप अपना दिफा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो नहीं है कि आप अगलों को अटैक करने देंगे। और उसके साथ साथ हमने इनके ऊपर फिर FIR करवाई और उसके बाद कल जो है वो मैंने देखा कि जो सही दूध वाले थे उन्होंने एक जो है इजहार तशक्कुर किया। अच्छा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहिबा का, चीफ सेक्रेटरी साहब का और मेरा प्रॉपरली जो है वो मीडिया के ऊपर आके शुक्रिया और जो है खराजे तहसीन पेश किया कि आपने बिल्कुल सही काम किया। उसमें तमाम वॉक्स ख़वातीन थी उस एहतजाज, उस मतलब रैली के अंदर, उसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो एप्का के मुलाजमीन थे, उसमें जो सही दूध बेचने वाले लोग थे जिनके पास 400 भैंस है। हाँ। वो उन्होंने कहा कि जिन ये सारे जो ओहदेदारान बने हुए हैं किसी के पास कोई भैंस नहीं है और सारे जो हैं वो जाली काम करके जो है वो हाजी नमाजी बने हुए हैं, तो उन्होंने प्रॉपरली इनको बेनकाब किया। तो हम बेसिकली इसी बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि कानून के मुताबिक जो सही है उसी को आने देंगे और अल्लाह के फजल से पिछले 55-56 दिन में हमने दूध का दूध और पानी का पानी किया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। ठीक है, और बहुत से लोग बेनकाब भी हुए हैं, बेनकाब हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सा दूध हमने तलफ किया है और इंशाअल्लाह हमारा ये जो है वो एक कमिटमेंट है, अल्लाह ताला से कमिटमेंट है, हमारे जो लोग हैं उनसे कमिटमेंट है कि हम इंशाअल्लाह इनको पंजाब की ज़मीन इनके लिए तंग कर देंगे इंशाल्लाह। ये जितने भी माफिया है, खासतौर पर जो मिलावट वाला है, जो हर चीज़ में मिलावट कर रहा है। मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन एक कॉलर है शाहिद साहब, आरिफ वाला से उन्होंने कॉल किया, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। शाहिद साहब क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरा डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी साहब जो बैठे हुए हैं, जी जी, डॉक्टर आसम जवेद साहब, सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है बरादराना जी। सर मैं जी शाहिद साहब उस इलाके से तलक रखता हूँ, आरिफवाला से आगे थाना आमदियार का एरिया है। इसमें आपके जो आपके ऑफिसर्स है ना डॉक्टर साहबान, मादरत के साथ जिन्होंने सुनते रसूल भी रखी होती है, ये इन चिल्लरों से पैसे लेते हैं आगे और इनसे पैसे लेके मंथलियां लेके उस दूध में सरफ और पता नहीं क्या क्या
बुला डाल के वो उनमें देते और उन्हें पास करके चले जाते हैं। इनका भी बंदोबस्त कीजिए। ये आरे वाला थाना अमलिया रोड से लेके दरिया सतलुज तक, ये सभी जितने आपके उधर आपके जितने भी डॉक्टर साहबान है ना, सबकी यही हालत है। खुदा गवाह मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन इसको आप अगर क्लियर करेंगे ना, इनको क्लियर करेंगे तो खुदा की कसम आपका एक ना शेषी दुनिया में आपका हज हो जाएगा। और ये जो मुलाकात खुद करवा रहे हैं, ये खुद करवा रहे हैं, कोई नहीं करवाता, ये खुद करवा रहे हैं। ठीक है जी शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मैंने पॉइंट नोट कर लिए। हमने इसी अरसे के दौरान हमारे 5-6 लोग मुलव्वस पाए गए, जो मुख्तलिफ नेटवर्क के साथ जो है वो मिले हुए थे। हमने उनको सस्पेंड किया और उनके ऊपर जो है वो पीडा के तहत इंक्वायरी लगाई। हमारा देखें, बात यह है कि हम एक तरह से जंग लड़ रहे हैं। हाँ। फ्रैंकली ये जंग का माहौल बना हुआ है कि दफ्तर के बाहर रोज़ाना आके जो है हमला और इस तरह की कैफियत और एहतजाज, ठीक है। और जो उस जंग में हमारे साथ नहीं है, हम प्रॉपरली उसका जो है वो कला कमा करेंगे और उसके खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस है, उसके खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल ऐसे ही। और देखिए कतरा कतरा करके समंदर बनता है ना, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ही तमाम तर चीज़ें जो है ना वो सामने आएंगी और इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊँगी। डॉक्टर हाशिम साहब, दूध के हवाले से, बटर के हवाले से, शहद के हवाले से, ये चीज़ें जो आज आपने हमें इसके हवाले से भी बतानी है। दूध का खालिस होना कितना ज़रूरी है और हमारे लिए, हमारी बॉडी कितना ज़रूरी है दूध? Thank you so much, and first of all, I appreciate the approach of Director General Food because I am very confident, क्योंकि I have with the same school of thought कि हम ये चाहते हैं कि एज ए फूड एंड हेल्थ कोच कि हम एज ए हर्बलिस्ट कि हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करें। वो एक ही सूरत में हो सकती है, जैसे कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अब दूध ही अगर कंटेमिनेटेड है तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो ड्यू टू कंटेमिनेशन आ रहे हैं। और कंटेमिनेशन सबसे ज़्यादा ईटेबल्स में, स्पेशली ये मिल्क है। मिल्क में इतनी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, जैसे भी सर ने बताया, कि हम अगर इस पे ये जैसे अब ये रिवेंजिंग और सारा ये कुछ हमने कुछ काम शुरू किया, मैं सर को भी अपडेट्स दूँ। हम लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं। हम जाके पेरिफेरल एरियाज़ में, स्पेशली जहाँ पे दूध का काम हो रहा है, हम उन्हें बताते हैं कि अगर आप यही चीज़ जिसमें आप गड़बड़ कर रहे हैं, अगर इसको सही कर लें, आप 200 की जगह 250 का बेच लें, तो वो लोगों में इतनी है नहीं सेंस। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह भी ना बस ये घोल घूल के और ये सारा करके ना हम इनको अपना आवाम तक पहुँचाए, जबकि आवाम इतना डैमेज हो रही है कि सबसे बड़े इस वक्त हेपाटोटॉक्सिक केसेस आ रहे हैं, लिवर के कार्सिनोमाज आ रहे हैं जी, डाइजेशन के इश्यूज़ हैं, भरे पड़े हैं हॉस्पिटल। तो ये सब ईटेबल्स की वजह से, डाइट की वजह से। इसको एट एनी कॉस्ट इसको पूरी एक अच्छी फॉर्म और नेचुरल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में आवाम तक जाना चाहिए। बेशक ऐसे ही है, और उसके लिए बहुत सारी कह लें कि जद्दोजहद भी की जा रही है। यस। एक और कॉलर है मोहम्मद खालिद, गुजरात से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी खालिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹਾਦਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੋਲ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਸਮਝ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਖਾਦ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੀ ਹਾਦਰ ਡੇਰੀ ਕਿ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ ਡੇਰੀ। ਸਰਗੀ ਸਰਗੋਧਿਓਂ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ 8-10 ਡਰਮ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੋ ਛਾਪੇ। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद साहब। जी खालिद साहब की पॉइंट मैंने नोट कर लिया और इंशाल्लाह अगले 2 दिन के अंदर अंदर हम इसको जो है अपनी रेकी करने के बाद इस एरिया के ऊपर इंस्पेक्शन करेंगे, रेड करेंगे और जो भी जो है ना वो गलत काम कर रहा होगा, गैर कानूनी काम कर रहा होगा, प्रॉपर कानून के मुताबिक उसके ऊपर एक्शन लेंगे। उसकी फैक्ट्री को सीज़ करेंगे, FIR करेंगे, जो भी कानून के मुताबिक मैक्सिमम जो मैयर हम ले सकते हैं हम इंशाल्लाह वो लेंगे। ठीक है। और ये ज़रूर, ये ख़ास तौर पर गुजरात में ये चीज़ हो रही है। उन्होंने बताया भी, ये नाम अली हैदर करके कोई डेयरी फार्म है, वहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसके ऊपर
आप लोग जो है ना वो ज़्यादा वो ना हो, परेशान ना हो। डीजी साहब कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर कर लेंगे, काम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इस चीज़ को हम आगे भी लेकर जाएंगे। अब चलते हैं जी कि किस तरह टेस्टिंग होती है दूध की, या फिर कोई भी चीज़ है लेबॉर्ट्री में किस तरह आप लेकर जा सकते हैं वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को जो आपके घर पे आते हैं, आप उनको किस तरह दूध चेक करा सकते हैं। तो डेयरी एक्सपर्ट हैं, नबील हैं, जो डीजी फूड अथॉरिटी जो है ना उनके टीम के मेंबर हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं और वो लाइव हमें जो है ना टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि दूध जो है ना वो किस तरह टेस्ट किया जाता है। तो जी नबील साहब बताइए किस तरह टेस्ट किया जाता है दूध लैब में। मैडम सबसे पहले हम दूध को रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद मिल्क के जो बेसिक अडल्ट्रेशन टेस्ट हैं वो ऑन स्पॉट टेस्ट करने के लिए हमारे पास मिल्क अडल्ट्रेशन किट होती है। मिल्क की प्रोफाइल चेक करने के लिए मिल्क एनालाइज़र मशीन होती है, जिसमें हम मिल्क की फ़ैट और प्रोटीन, एडिड वाटर, लैक्टोज कंटेंट वगैरह इसमें मैयर्स करते हैं। और उसके साथ साथ आपके सामने इस तरह के ये आपके सामने ये जैसे कुछ टेस्ट परफॉर्म किए हुए हैं, जैसे ये स्किम मिल्क पाउडर का टेस्ट हमने परफॉर्म किया है और ये कलर इंडिकेशन हमें बता रहा है कि इसमें स्किम मिल्क पाउडर नहीं है एडिड। ये डिटर्जेंट है, ये मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए एज ए वाइटनर भी यूज़ किया जाता है। ये इसके अलावा फॉर्मलिन है, मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया इस्तेमाल किया जाता है, जैसा पहले आपके साथ वो खाद का डिस्कस किया जा रहा था। तो ये टेस्ट हम ऑन स्पॉट मिल्क के परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें हमें अंदाज़ा होता है कि दूध के अंदर किसी किस्म की अडल्ट्रेशन तो नहीं की जा रही। तो उसके बाद अगर कोई फर्दर डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम जो हमारी स्टेशनरी मोबाइल डिस्ट्रिक्ट फूड लैब है उसमें सैंपल परफॉर्म करवा लेते हैं। ठीक है। अच्छा नबील साहब ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि कितनी देर में जो है ना इसका रिज़ल्ट सामने आ जाता है। सपोज़ कि अगर मेरे घर में जो दूध आ रहा है तो क्या मैं भी टेस्ट करा सकती हूँ दूध का सैंपल लेकर, और उसका कितनी देर में टेस्ट आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आया वो दूध मिलावट उसमें कोई है या वो ओरिजिनल है? ऑलमोस्ट जो ऑन स्पॉट हमारे अडल्ट्रेशन टेस्ट हैं, जिसमें 12 डिफरेंट टाइप्स के अडल्ट्रेंट्स मौजूद हैं, वो तो 20 मिनट्स में हम परफॉर्म कर लेते हैं। जिसमें फ़ैट है, SNF है, प्रोटीन्स कंटेंट SNF को बोलते हैं, और जिसमें यूरिया, फॉर्मलिन, स्किम मिल्क पाउडर, इस तरह के केमिकल मौजूद होते हैं। इन्हें ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट में हम परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, 20 to 30 मिनट्स सिर्फ लगते हैं कि आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। तो डी साहब ये कोई भी जाके लैब से करवा सकते हैं? आपकी मोबाइल लैब्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं? लोग किस तरह फैसिलिटेट हो सकते हैं इस चीज़ से कि अगर हमारे घर दूध आ रहा है तो हम खुद भी टेस्ट करवा लें? जी मैडम, इसमें ये है कि ये हमारी लाहौर में 4 मोबाइल जो है फूड लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर स्टेशन होती हैं, और वहाँ पे भी हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारा जो ऑफिस है मुस्लिम टाउन में, वहाँ पे भी हमने फ्री मिल्क टेस्टिंग जो है वो एक डेस्क रखा हुआ है, वहाँ पे जाके हम उसको मिल्क को टेस्ट कर देते हैं। बेसिक लेवल का टेस्ट जो है वो 30 सेकंड्स में 40 सेकंड में परफॉर्म हो जाता है, लेकिन जब हमने उसकी थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करना होता है कि इसके अंदर जो मतलब अडल्ट्रेशन है वो किस चीज़ की है, यानी कि वो खुश्क दूध की है, वो यूरिया की है, वो डिटर्जेंट की है, वो फार्मालिन की है, वो किसी और चीज़ की है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर हमने री-वेरीफाई करना हो कि उसकी फ़ैट जो थी वो नेचुरल थी या वो जो है वो वेजिटेबल फ़ैट थी, आर्टिफिशियल फ़ैट थी, तो उसमें फिर हम जो है वो क्या करते हैं कि उसके लिए हमारे पास जो है वो BR का टेस्ट होता है, गर्बर के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, तो उससे हम प्रॉपर जो है वो रिपोर्ट देते हैं। 17 पैरामीटर्स के अगेंस्ट हम दूध को चेक करते हैं, और ये सारे के सारे जो है वो जो रेलिवेंट फोरम्स हैं वहाँ से अप्रूव्ड हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है। ये जो टेस्ट हैं ये PSQCA ने ये तमाम टेस्ट को जो है वो मतलब अप्रूव किया हुआ है, और ये कोडस एलिमेंटेरियस जो है उसके मुताबिक ही दूध के स्टैंडर्ड्स हैं, और वो टेस्ट भी उसी मतलब स्टैंडर्ड्स के मुताबिक परफॉर्म किए सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ थोड़ी सी सजेशन, जैसे ये ना आप जैसे बात करें कि मोबाइल लैब्स हैं, बाकी लैब्स भी हैं, कोई इस तरह का भी काम होना चाहिए आसिम साहब के ऐसी किट्स मौजूद हों जो हम लोग घरों में रखें कि घर में ही हम चेक कर लें कि दूध आया सही है कि नहीं है? देखें, एक तो ये है कि वो किट्स जो हैं वो हम बना चुके हैं, R&D की हमने, और उसके बाद अभी वो अप्रूवल के मराहिल में है, क्योंकि PCSIR जो है वो जो फेडरल बॉडी है
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के जो है वो अंडर आती है। उसका एक प्रोसीजर है कि उनको जब वो अप्रूव कर देता है वेरीफाई करने के बाद, तो तब कोई भी किट, जैसे जो हमारी अभी किट इन्होंने दिखाई, ये भी PCSIR से हमने अप्रूव कराई। एक चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ सार्फिन के लिए कि वो ये है कि जब आप दूध लेने के लिए जाते हैं तो आप उसको वैसे भी फिंगर से टच करके चेक कर सकते हैं, उसकी चिपकाहट से या उसकी जो है आपके साथ, उससे आपको उसको टेक्सचर उसका जो सही दूध है उसका जो है ना वो लाइट सा येलो होगा, ऑफ वाइट के करीब जो है, वाइट और ऑफ वाइट के दरमियान में होगा। और उसकी स्मेल भी जो है उसके अंदर से आप ये कह रहे हैं बड़ी प्लेजेंट दूध की स्मेल होती है। अगर आपको कहीं केमिकल की स्मेल या थोड़ी सी अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है तो ये दो चीज़ें आप मौके पे देख सकते हैं। तीसरी चीज़, जब आप उसको बॉयल करते हैं तो जो सही दूध होता है उसकी जो बालाई या क्रीम होती है वो ऊपर आ जाती है, वो बर्तन के जो बॉटम या पैंदा होता है उसके साथ नहीं चिपकती। जो ये इस तरह का जिसके अंदर जो है वो मतलब घी डाल के उसकी फैट पूरा करने की कोशिश की जाती है, उसकी बलाई, उसकी जो फैट वो या वो चिपकाहट होती है वो नीचे सरफेस पे आती है। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि जिससे आप जो है वो दूध को जो है वो घर में चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो डी साहब ने बताए हैं। मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन एक और कॉलर हैं, अकरम है समनाबाद से, उन्होंने हमें कॉल किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अकरम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैडम, मुझे आवाज़ आ रही है। जी जी अकरम साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे वालिद जो है वो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको हम जो मार्केट का एक दूध देते हैं उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है? जो गैर मेयारी दूध पी रहे हैं ना, हमें खुद उसमें से स्मेल आती है। अच्छा। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम जो है ना, मेरे वालिद जो है वो थोड़े से ज़रा अपने ज़रा ज़िद्दी तबीयत के हैं। उनका ये कहना है कि जो देसी खुराक मैं खाऊंगा उसी से मैं ठीक रहूँगा। अब उनका डेली का काम है, उन्होंने सुबह सुबह शहद खाना होता है, ठीक है, और वो ये शहद जो इस्लामिक शहद जो है ना वो खाते हैं। एक तो इसके मुतालिक मैंने जानना है, जो ये फूड्स के जो आपके एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जी जी, कि ये शहद खाने से जो डायबिटिक हैं ऑलरेडी उनको कोई नुकसान तो नहीं है। और दूसरा, मैंने DG फूड साहब से ये रिक्वेस्ट करनी है कि सर सिंहपुरे वाली साइड पे इतने गंदे गंदे जो है ना वो खाने बेचने के लिए लोग बैठे हुए, लोग धड़ाधड़ खा रहे हैं। हमने शवारमा एक्सप्रेस से खाना खाया है सिंहपुरा के सामने, तो मेरी जो है ना मिसेज वो 4 दिन से बीमार पड़ी हुई है। तो इधर भी तरह थोड़ा सा DG साहब कोई अपना जो है ना वो चक्कर लगाएं सिंहपुरा वाली साइड पे ना। ठीक है, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है। डॉक्टर साहब, एक तो उन्होंने कहा है कि जो शहद है उसका बता दें कि वो किस तरह असल का पता चल जाए हमें कि असल है कि नहीं है, क्योंकि हर घर में यूज़ हो रही होती है, शहद का इस्तेमाल हो रहा होता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन वंस अगेन। देखें, हम एक लेमेंस बिल्कुल एक कन्वेंशनल सी सोसाइटी में रहते हैं, और सबसे पहले तो लैब हमारे घर से शुरू होनी चाहिए। जितने भी टेस्ट हैं वो घर में तो पॉसिबल नहीं है। तो जो प्योर हनी है उसके बड़े सिंपल 2 टेस्ट। ठीक है। आप वाटर को वार्म करें, ठीक है, 1 गिलास ले लें, उसमें हनी को, जो प्योर होगा ना वो बिल्कुल बॉटम पे बैठ जाएगा। अच्छा, वो जो नीचे बैठ जाएगा वो प्योर होगा। हाँ, और जो अपना स्पूरियस होगा, इम्प्योर्ड होगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा। ओके, ये बड़ी सिंपल टोटके हैं, ये करके देख लें। ठीक है, कि मतलब जो मिलावट वाला होगा, जो असल शहद नहीं होगा, वो उसके अंदर घुल जाएगा आम अल्फाज में अगर बोला जाए, और अगर जो असल होगा वो उस पानी के नीचे लेकिन पानी गर्म होना चाहिए, हाँ, उसकी तह में बैठ जाएगा, तो वो समझें कि वो असल जो है ना वो शहद इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, टेबल पर पड़ा भी है ये भी शहद भी है। अच्छा, इसका कलर का भी कोई डिफरेंस होता है या कलर सेम ही होता है, असली का भी और नकली का भी? नहीं, कलर का काफ़ी चेंज होता है। ठीक है। और बेसिकली तो जो हनी है इसकी 12 टाइप्स होती हैं। 12 टाइप्स होती हैं। यस, क्योंकि ये जितने भी हमारे हनी बी होते हैं ये हर मौसम में अवेलेबल होते हैं। अब जो प्योर हनीज हैं उसमें ये साथ साथ पकड़ के दिखा भी देना ताकि लोगों को नजर आ जाए कि इसका कलर भी कैसा है। ये कलर इसका ठीक है, ये, और कई जगहों पे आप देखेंगे कि वो जम जाता है नीचे, वो ये नहीं है कि वो ख़राब है। ठीक है। वो देखना ये है कि उसके कौन से कंटेंट्स हैं और किस मौसम में वो डिराइव किया गया। ठीक है। मोस्टली आप देखें जो प्योर अपना बेरी का शहद होगा वो आप सर्दी में भी
कूलिंग पॉइंट पे भी रखें तो वो जमेगा नहीं होता, हाँ, ठीक जाए है नहीं। ना। तो डिपेंड करता है कि उसका जो हनी का सोर्स है ईटेबल्स का वो कहाँ का है, ठीक है। तो ये भी देखना बड़ा ज़रूरी होता है। हर वेदर का अलग-अलग टेस्ट है, यस, और कितना मेच्योर और कितना वो अपना टाइम लिमिट पूरी करके आया। यहाँ पे ये भी होता है प्योर होता है लेकिन पहले वो उसको ना उतार लेते हैं तो वो भी इम्प्योर हो जाता है क्योंकि उसमें कंटेंट्स पूरे ही नहीं रहते। बेसिकली तो आपको न्यूट्रिशन चाहिए, और अगर प्योर है और न्यूट्रिशन नहीं है तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं कि डायबिटिक है उनके, यस, ये बड़ा अच्छा सवाल। यस, देखें डायबिटीज़ में जो इन्होंने बात की है मिल्क की और हनी की, दोनों ही एहतियात है, ठीक है। लेकिन हनी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं वाइल लुकिंग योर ऑल पैरामीटर्स कि आपकी डायबिटीज़ का कंट्रोल कैसा है, और वंस इन ए ब्लू मून आप कर लें अगर आपको ज़्यादा शौक है। लेकिन आई डोंट थिंक रेगुलर करने से यकीनन स्पाइक मिलेगा उनको ग्लाइसेमिक लेवल पे सर। ठीक है। अब मक्खन भी है, जी, मक्खन ये के मक्खन वाले भी से भी हमें बता दें जी, कि इसका कैसे पता चल जाएगा कि ये असली है या नकली है? आप इसको असली और नकली को घर में जानने के लिए बहुत ही अच्छा है कि आप इसकी स्मेल फ्रेगरेंस जो है फ़ौरन। दूसरा आप इसको बॉईल करें, अच्छा, तो ये स्कैटर्ड हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे कि ना ये पता नहीं क्या है, ठीक है, ठीक है। और जो प्योर होगा वो एक पूरी रेगुलर लेयर में सामने आना चाहिए, ठीक है। बस इसका यही हाँ, है। और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं अगर वो फिर बट अगर घर में अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसको बॉईल करें आप, और अगर इसकी पूरी एक तह बन जाती है, ऊपर जम जाती है, तो वो आप समझे कि वो आपका मक्खन जो है वो ओरिजिनल है। और अगर वो मिक्स हो जाता है पानी के अंदर तो वो आपका मिलावट वाला मक्खन है, वो असली मक्खन नहीं है। एक और कॉलर हैं चिन्योट से, उन्होंने कॉल की है, फंसी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे मैम? शुक्र अल्लाह का, ठीक, आप कैसे हैं? जी ठीक। क्या यही बात है जी जी, जो चिन्योट है ना, उसका जिला जो चिन्योट है उसकी तहसील है बवाना में, ठीक। वहाँ पे जो डेयरी फार्म है, ये बेकरी है, जो उनके जो फूड प्लांट्स है ना, आवाज आ रही? जी 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 बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। जी जी, वो बिल्कुल नाकिस है। और जो बेकरी के आइटम है उन पे जो वो डेट लगाई जाती है ना जी, वो जब एक्सपायर होती है तो फिर वो नई डेट लगा कर रख देते हैं, चीजें वही होती हैं, ठीक है। और जो अमला आता है फूड का वो तकरीबन गाड़ी तक महदूद होता है, रोड पे कहीं आगे चला जाता है फिर वापस चला जाता है, कोई चेक इन बैलेंस नहीं है बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक है। फसी साहब बहुत ये शुक्रिया। फसी साहब ने चनियोट में बवाना का एरिया उसके हवाले से बात की है। मैं खुद भी डिप्टी कमिश्नर चनियोट रहा हूँ। अच्छा। ये बवाना जो है वो तकरीबन जंग के करीब बाउंड्री पे आता है चनियोट के साथ, और वहाँ पे दूध के अडल्ट्रेशन के और गोश्त जो है मुज़रे सेहत उसके बहुत से केसेस आए। हमने उनके ऊपर उन नेटवर्क्स को ब्रेक किया, उनके ऊपर FIRs दी, और जो इन्होंने इंडिकेट किया कि वहाँ पे बेकरी के हवाले से हैं और मुख्तलिफ फूड आइटम्स के हवाले से हैं। मैं अभी जो है वो टीम को डायरेक्शंस दे देता हूँ, और अगर इनका नंबर अवेलेबल हो सके तो मैं इनसे टीम जो है वो रब्ता भी जो है वो कर लेगी। लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे जो शहरी हैं वो बड़े ही एक तरह से जिसे हम कहते हैं सोशल कैपिटल के फूड सेफ्टी के हवाले से उनको भी एक आगाही जो है वो मिल रही है। और जो CM साहबा हैं उनका भी विजन यही है कि आवाम को आप अवेयरनेस दें, आवाम को आप एजुकेट करें। और हमने उस मकसद के लिए जो ग्रॉसरी लेने के लिए आप जाते हैं या गोश्त लेने के लिए जाते हैं या दूध लेने के लिए जाते हैं, तो हमने उसके लिए सार्फिन के लिए भी हिदायत जो हैं वो मुरतब की हैं, और हम उसको आज लॉन्च भी कर रहे हैं मुख्तलिफ मार्ट्स में जाके, टोलिंटन मार्केट में जाके, कि सार्फिन को भी पता होना चाहिए कि जब हम गोश्त लेने के लिए जाते हैं या दूध लेने के लिए जाते हैं या कोई ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं तो हमें किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। तो यही एक जो है ना, मतलब सोसाइटी एज ए होल जब काम करती है किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़, यानी कि अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, गलत चीज़ को इंडिकेट करते हैं, तो उससे एक तो गवर्नमेंट के इदारों की परफॉर्मेंस बेहतर होती है और एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ आप इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह डॉक्टर साहब से मैं पूछ रही थी कि शहद और जो मक्खन है इसकी पहचान भी किस तरह की जा सकती है, तो आप भी मार्केट में जब छापे मारते हैं या कार्रवाइयाँ करती हैं तो ये मिलावट वाले मिलते हैं शहद मक्खन वगैरह? देखिए, हम मिलावट वाले शहद बिल्कुल मिलता है। अच्छा। और लोग जो हैं वो मतलब
चीनी से और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों से जो है ना वो शहद बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। देसी घी के अंदर या मिल्क की प्रोडक्ट्स के अंदर मिलावट वाली जो है ना वो चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। और जो हमने जनवरी से लेकर 655 FIRs हमारी दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर हैं, तो वो इसी वजह से कि उनमें से बहुत सी जो है ना वो देसी घी वाली फैक्ट्रियाँ थी, बहुत सी जो है ना वो मक्खन और इस तरह की चीज़ वगैरह बनाने की फैक्ट्रियाँ थी, उनके ऊपर भी जब हम कानून के मुताबिक टेस्ट किए तो वो मतलब मिलावटी निकला। एक चीज़ जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि ये इतनी मेहनत के बावजूद जो है वो एंड रिज़ल्ट क्यों उस तरह से हासिल नहीं हो रहा। मैं बड़ी दस्तबस्ता अर्ज़ करता हूँ कि हमारी कोर्ट्स जो हैं उनको सेंसिटाइज़ करने की मैं अपील करता हूँ। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ कि उनको ये पता होना चाहिए कि ये मिलावट वाला दूध जो है, जो जैली महलूल है, खुदा न खास्ता इससे किसी की जान भी जा सकती है। ये आपके हार्ट को डैमेज, डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये हार्ट को डैमेज करेगा, ये आपके लिवर को, आपके किडनीज को डैमेज करेगा, वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करेगा और एक स्लो पॉइजनिंग करते करते जो है ना किसी ऐसी स्टेज पे ले चलेगा। और इसी वजह से हम इनको ग़िज़ाई दहशतगर्द कहते हैं। तो खुदारा जो हमारी कोर्ट्स हैं इनको सख्त सजाएं दें। हम जो कर सकते हैं हम उससे ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, सारी रात हम जागते रहे। आज रात लाहौर में सारी रात तकरीबन हम जागते रहे हैं। हमने कोई 15 से 20 गाड़ियाँ पकड़ी जिनमें से 5 गाड़ियाँ फेल थी। उनको हमने उनके ऊपर FIR भी कर रहे हैं और उनको जो है वो सीज़ भी कर रहे हैं। तो कोर्ट्स को थोड़ा सा इस पे जो है ना वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब इस तरह का केस आपके पास फूड रिलेटेड क्राइम का आए तो उसमें सख्त सज़ा दें, क्योंकि जब तक सजाएं नहीं होंगी ना तब तक ये लोग ठीक नहीं होंगे, ये माफियाज। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी। हम मार्केट में जब जाते हैं ग्रॉसरी करने, जैसे आसिम साहब ने भी कहा कि अब कुछ और भी चीज़ें ये लोग लेकर आ रहे हैं। यूजुअली हम लोग जाते हैं ना जब ग्रॉसरी करने, दूध दही ये सारी चीज़ें लेने, तो पैकेट में भी हमें मिलती हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर से बंद डब्बों में मिल रही होती हैं। वो भी कहा जाता है कि वो भी असली नहीं है, उनमें भी प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं। वो खानी चाहिए हमें? ये जो डब्बे में दही मिल रहा होता है, बाकी चीज़ें भी मिल रही होती हैं, मक्खन होता है, फिर दूध भी डब्बे वाला मिल रहा होता है, वो सही है? देखें, जहाँ तक आपने मार्केट की बात की है ना, तो मैं भी कुछ, मेरे पास मोटिवेशन है चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए कि मैंने उन्हें देखा प्रैक्टिकली शी डिज़ायर कि हम बेहतर करें सोसाइटी, और उसका सबसे बड़ा जो रोल मॉडल है वो टर्लिंगटन मार्केट है। अगर आप कुछ अर्सा पहले वहाँ पे जाना शुरू करते देखते वो एक बुचर खाना बना हुआ, और आज वहाँ पे ऐसे लगता है कि आप किसी दुबई या यूरोप की मार्केट में। और फूड अथॉरिटी ने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे लिए बहुत मोटिवेशन है और इस अप्रोच को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि देखें, जब तक हम ग्रास रूट लेवल से एजुकेट नहीं करेंगे, लोगों में अवेयरनेस नहीं करेंगे, तो हम उस वक्त तक ये कोशिशें हमारी रहेगा जाएंगी। जैसे भी सर फरमा रहे थे कि रिज़ल्ट वो नहीं है, रिज़ल्ट इसी सूरत में नहीं कि ये क्रिमिनल लोग हैं और इनका माइंडसेट जो है नेगेटिव है। इनको अवेयरनेस होगी तो जो यूज़र है अगर वो अवेयर हो जाता तो इनकी तो अल्टीमेटली मार्केट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक और कॉलर है मोहम्मद आबिद हैं लाहौर से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिस मुनीबा, मैं आबिद बात कर रहा हूँ जोहर टाउन से। जी सबसे कॉल पे बात करनी है। जी आबिद साहब। आसिम साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि लाहौर में जितनी भी स्पेशली दूध दही की दुकानें हैं और इसके अलावा जो फूड पॉइंट्स हैं उन पे हमारी एक छोटी सी फ्लैक्स और छोटा सा इश्तिहार अवेजा हो जाए जिसपे आपका हेल्पलाइन नंबर लिखा हो और जिस पे वो कंप्लेन कर सकें कि क्वालिटी फूड नहीं अवेलेबल, तो वो उस नंबर पे फौरन कंप्लेन दर्ज कर सकें। इससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपकी सजेशन को मैंने नोट भी कर लिया है। और कुछ दिन पहले जब CM साहबा से पिछले फ्राइडे को हमारी मीटिंग हुई तो उसमें भी उन्होंने अवेयरनेस के हवाले से डायरेक्शंस दी। तो दूध के हवाले से भी हमने जो है वो जो ज़रूरी लिटरेचर है उसके आवेज़ा करने के हवाले से कल वो हमारे जो पैनल है साइंटिफिक पैनल उसने अप्रूव कर दिया है। 2-3 दिन के अंदर हम तमाम जो शॉप्स हैं, तमाम जो डेयरी के वो जो कलेक्शन सेंटर्स होते हैं या चिलर्स होते हैं और या डेयरी फार्म्स होते हैं उनके ऊपर उसको आवेज़ा करवाएंगे। दूसरी एक चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि हम दोबारा से नई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जितने भी मिल्क से रिलेटेड लोग हैं उनसे 15 दिन का टाइम दे के डिजिटली सारा एक पोर्टल बना रहे हैं। 15 दिन के अंदर उनकी दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे और ये है कि सारी वो ट्रेसेबिलिटी अपनी जो है वो देंगे। वो बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी है या डेयरी फार्म्स की या चिलर्स की सूरत में फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी है, वो सारी की सारी हम उनसे मैप करवाएंगे। हर गाड़ी जो दूध को लेके आ रही होगी वो डिजिटली मॉनिटर होगी। उसके अलावा जो गाड़ी उस मैप में नहीं आई हम उसको
जो है वो गलत गाड़ी तस्वर करते हुए उसको वहीं पे सीज जो है वो कर देंगे। और आइंदा से जो हम पर्चा करेंगे, मैं बिल्कुल ये दूध माफिया को बताना चाहता हूँ कि पर्चा जो हम करेंगे वो मिल्क शॉप पे भी करेंगे, अगर वहाँ से दूध सही ना मिला। उसके अलावा हम जो गाड़ी है उसके ऊपर भी करेंगे, उसके अलावा जहाँ से वो चला है उसके ऊपर भी पर्चा करेंगे। और किसी ने अगर हवेली अपनी कोई रेंट पे दी है, इस तरह के जाली, चारों के ऊपर पर्चा होगा, ताकि जो है ना, अगर इनको अल्लाह का खौफ नहीं तो अल्लाह के फजल से हम इनको अथॉरिटी का खौफ दिलाएंगे, सख्त एक्शन लेंगे और इस तरह के ग़िज़ाई दहशत गर्दों को पंजाब से बाहर फेंकेंगे इंशाल्लाह। कैसे ही। और सीएम पंजाब का भी विजन यही है और उन्होंने डायरेक्शन दी भी है इन्हें कि आपके पास फुल अथॉरिटी है, आप इनके खिलाफ पर्चा करें और ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और होना भी इनके साथ ऐसे ही है जो कि बच्चों का या हमारे फ्यूचर का ख्याल नहीं कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगियां तबाह कर रहे हैं, उनको मौत के मुंह में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीजी फूड अथॉरिटी हैं। देन डॉक्टर हाशिम खान ने हमें ज्वाइन किया था, हर्बलिस्ट हैं, फूड एंड हेल्थ कोच है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। आसिम साहब बहुत शुक्रिया बेहद शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए, इसके ऊपर बात की है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं एशिया कप 2025 के हवाले से, जिसके आगाज़ से ही मैचेस के शेड्यूल को देख कर ना जो शायकीन क्रिकेट थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पाक भारत टाकरे की दुआएं मांगना शुरू कर दी थी और अब ये दुआएं तारीखी हकीकत में बदल चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जो टीमें हैं वो पहली मर्तबा एशिया कप के फ़ाइनल में आमने सामने होने जा रही हैं। दोनों टीमें, इससे पहले हमने देखा है कि आज तक एशिया कप के फ़ाइनल में आमने सामने नहीं आई हैं और ये पहला मौका है जब दोनों टीमें इस इवेंट के फ़ाइनल में ट्रॉफ़ी की जंग के लिए इतवार यानी कि कल मैदान में उतरेंगी। 1984 में शुरू होने वाला एशिया कप का ये टूर्नामेंट पाक भारत टाकरों की वजह से हर मर्तबा ही शायकीन क्रिकेट और क्रिकेट के दीवानों के लिए बहुत ही ख़ास रहा है। लेकिन 1984 से लेकर 2025 तक इस टूर्नामेंट ने क्रिकेट के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दीवानों को ज़बरदस्त पाक भारत टाकरे देखने का मौका दिया, लेकिन फाइनल्स में रिवायती हरीफ कभी आमने सामने नहीं आए हैं। लेकिन इस मर्तबा अब ऐसा मुमकिन हो गया है, क्योंकि तारीख में पहली मर्तबा अब एशिया कप का जो फाइनल है कल दुबई में खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। तो आज हम इसी वाले से बात करने जा रहे हैं कि कल फाइनल्स हैं, कैसी तैयारी है हमारी टीम की, किस तरह का बैटिंग ऑर्डर हमारा होना चाहिए, जो प्लेयर्स काम नहीं कर रहे हैं उनको खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, क्या एनालिसिस हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं, इस पर हमने बात करनी है। उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। उसामा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू मैम, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उसामा, पहले तो ही मुझे ये बताइए ना, चले फाइनल्स तो है कल, इसके ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन जो पिछले 2 मैचेस हमने इंडिया के साथ खेले हैं, जिस जवामर्दी के साथ हमने खेले, आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए मुनीबा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एंड सेकेंडली मतलब मैं तो बड़ी डिसअपॉइंट हुई थी इनकी बैटिंग लाइन से, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये 2 मैचेस उन्होंने अच्छे खेले हैं बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ, बट ये जो इंडिया के साथ हमने 2 खेले हैं ना, वो बैटिंग लाइन हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं उन्होंने की है। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा पॉजिटिवली देखना चाहिए। कल मैच है, अगर आप पहला मैच देखें ना 14 सितंबर को जो हुआ था, उसमें हमारी बैटिंग लाइन टोटली फ्लॉप हुई थी और हमने जस्ट 127 किया था। लेकिन उसके बाद जो हमारा एक मैच हुआ था 21 सितंबर को, कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर जरूर था, लेकिन फिर भी फ्लॉप हुए जरूर। हमने 171 किया था, उसमें बैटिंग बहुत अच्छी थी, बॉलिंग बिल्कुल ही फ्लॉप थी। बैटिंग बहुत अच्छी, कभी बॉलिंग अच्छी हो जाती है, कभी बैटिंग खराब हो जाती है। हम उसको बैटिंग बहुत अच्छी नहीं कह सकते। मेरा ख्याल है उसकी वजह कि हम 10 ओवर तक टीम पे हावी रहे थे। पहले 10 ओवर में हमने 91 किया था। अचानक से हमारा टेम्परामेंट टूटा था जब 10 ओवर के बाद टाइम शुरू हुआ था,
तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसा मोमेंट था जो ख़त्म हुआ था और जिसकी वजह से पाकिस्तान फिर पूरे मैच में दोबारा नहीं आ सकी थी। सो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना होगा और एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या एज ए स्पोर्ट्स मैन मैं यही समझता हूँ कि हमें अब पिछली हार को डिस्कस करने के बजाय कल वाला जो मैच है टीम को मोटिवेट जरूर करना चाहिए। पिछली हार में मुझे लगता है कि जो पहले वाला था हमारा टाकरा हुआ था इंडिया के साथ, तो एक वो कंट्रोवर्शियल हो गया था कि जी उन्होंने शेक हैंड नहीं किया। देन वो बाइसनेस वाली भी बात आ गई रेफरी की कि वो भी उन्होंने सही तरह नहीं किया। हम लोग ना उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए थे, हम सिर्फ उसको ही डिस्कस कर रहे थे हर जगह, जी कंट्रोवर्सी होगी, उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई, उन्होंने शेक हैंड नहीं किया, बट हम उस परफॉर्मेंस में किसी ने प्लेयर्स की बात नहीं की। हाँ, ये आप कह सकते हैं, उस चीज को हाईलाइट नहीं किया था कि इन्होंने खेला कैसे है। ये आप कह सकते हैं कि जो मैच हुआ था पहला 14 सितंबर को जो मैच हुआ था उसमें एक्चुअली परफॉर्मेंस डिस्कस नहीं हुई थी। उसके बाद जो अदर इश्यूज थे जो कंट्रोवर्सी थी वो क्रिएट हुई और उस पे, लेकिन उस पे मैं आपको बता दूं कि कल आईसीसी ने उस पे क्रिकेटर्स को सजाएं भी दी हैं। भारतीय कैप्टन सूर्या कुमार यादव जो हैं उनको कल उन्होंने मैच फीस का 30% जुर्माना भी किया, 30%, और उसके अगेंस्ट पाकिस्तान की जो उन्होंने शिकायत लगाई थी, जिससे साहिबजादा फरहान ने वो राइफल का अंदाज लगा के सेलिब्रेशन किया था, और जो उनकी हारिस रऊफ की वो जहाज वाली मशहूर राफेल वाली थी 60 वाली, वो भी बहुत मशहूर हुई थी। उस पे भी एक्शन हुआ है और हारिस रऊफ का भी 30% मैच फी का जो है उन्हें जुर्माना हुआ है, क्योंकि दोनों बीसीसीआई ने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट आईसीसी को शिकायत की थी और पीसीबी ने भी उनके प्लेयर्स के यानी इंडियन कैप्टन जो सूर्या कुमार यादव उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को डिस्कस किया था उसके खिलाफ आईसीसी में हमने शिकायत की थी। उन्होंने तो पूरे पॉलिटिक्स को ही ऐड कर दिया था ना उसके अंदर, पॉलिटिक्स की वहां पे वो लग ही नहीं रहा था क्रिकेट मैच की वो कर रहे हैं, उसे वो ऐसे लगता है जैसे वो बन गए हैं। हाँ, वो खेल का मैदान नहीं लग रहा था, पीएम बन गए और वो सारी आके जी वो कर रहे हैं, तो वो कहीं भी खेल का मैदान नहीं लग रहा था। उस पे कल एक्शन हुआ है और इंडियन कैप्टन को भी 30% मैच फीस का जुर्माना हुआ है और इसके साथ साथ हमारे जो 2 खिलाड़ी हैं साहिबजादा फरहान को वार्निंग देकर उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने बड़े मजे का वहां पे जवाब दिया आईसीसी को जो हमारे सामने चीजें। उन्होंने कहा कि भाई आपने ये राइफल का स्टाइल अपनाया, ये क्या है? उन्होंने कहा भाई हम तो पठान है, हमारे यहाँ सेलिब्रेशन ऐसे ही की जाती है। तो उस पर कोई खास, क्योंकि उन्होंने फिर अंदाजा ये किया कि जब इंडियन प्लेयर्स भी ऐसा करते रहे। अच्छा, ये वैसे ये सेलिब्रेशन को इन्होंने पहली दफा किया है, इससे पहले एमएस धोनी जो इनके टेस्ट क्रिकेट उन्होंने भी तो ये की थी। इंडियन जो उस वक्त धोनी थे उन्होंने कीपिंग के ग्लव्स जो थे वो इंडियन आर्मी के कलर्स के मैच करते हुए पहन के आए थे। पहले भी होती थी, तो ये कोई पहली दफा थोड़ी हुआ है। लेकिन इस दफा एक चीज जो नहीं है वो आईसीसी में जैशा है। आईसीसी में टोटल जो मुनापली है वो इंडियंस की है, वो जेशा की है और डेफिनेटली हमें वहाँ पे चैलेंजेस हैं, लेकिन पीसीबी ने जिस तरीके से केस को पुट किया है, जिस तरीके से केस को और तब से जब से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई ना उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तब से एक इंडिया पाकिस्तान मैच वो खेल का मैदान नहीं लगता, वो यही लग रहा होता है कि यहाँ पे इंडिया की तरफ से टोटली तौर पर सियासत को घसीटा जाता है। जिस तरह हैंडशेक ना करना, क्या आप हमारे प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं और हैंडशेक ना करके आप क्या पैगाम दे रहे हैं? मतलब इसमें कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप नहीं थी, उसमें कोई ठोस ऐसी चीज नहीं थी कि आप जवाब दे रहे हैं। फिर हमारे जो आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे कमेंटेटर्स को वो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके साथ हैंडशेक कर रहे हैं। हमारे जो कोचेस अदर टीम्स में हैं उनके साथ वो हैंडशेक कर रहे हैं, जिस तरह मुश्ताक अहमद बांग्लादेश की टीम के कोच हैं, तो उनसे आप हैंडशेक कर रहे हैं, हालांकि वो भी तो पाकिस्तानी ही है ना। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है पर्सनल ग्रज रखा जा रहा है, ये कह सकते हैं इसके अंदर, इसमें और कोई कुछ शक भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल एक पर्सनल लेवल पे चीज़ें लाके, और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आईसीसी भी देख रहा है और सारी चीज़ें उनके अंडर हो रही हैं, और जिस तरीके से क्रिकेट को पॉलिटिसाइज किया गया वो बहुत बुरा है, क्योंकि क्रिकेट बिल्कुल एक जेंटल गेम है, मेरा ख्याल है उसको इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। खैर इन चीज़ों को आप क्या कह सकते हैं, कल वाला मैच है उस पे जो है चले हम पिछली हर चीज़ भूल गए हैं, जैसे आपने कहा कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हम भूल गए इन्होंने पिछले 2 मैचेस में क्या किया है। कल वाला मैच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हमारे लिए मैच सिर्फ वो मैच नहीं है, हमने जो पिछली 2 हार में सियासी तौर पर भी बर्दाश्त किया, उसको भी तो बैक करना है, उसको भी आपने जो है ना वो रिटर्न करना है उनको। सो इंडिया पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ गेम, इट मोर देन गेम।
हाँ, तो ये फिर कल का जो बैटिंग ऑर्डर है फिर किस तरह का होना चाहिए? आपको क्या लगता है इसमें क्या चेंजिंग्स लेकर आनी चाहिए? बैटिंग प्लान्स हमारे पास किस तरह के होने चाहिए ताकि हम बेहतर परफॉर्म कर सकें? किस प्लान के तहत हम लोग मैदान में उतरें? क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने पिछले इंडिया के मैच में साइम अयूब से ओपनिंग नहीं करवाई थी ना, उसको आप नीचे वाले नंबर पे ले गए थे 1 डाउन के बाद। और साहिबजादा फरहान बहुत अच्छी फॉर्म में है। फ़खर जमान के साथ ओपनिंग करें साहिबजादा फरहान, क्योंकि फ़खर जमान ऐसे प्लेयर हैं जो बड़े मैच के खिलाड़ी माने जाते हैं और वो परफॉर्म भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले इंडिया के साथ मैच में उनको गलत आउट दिया गया था और उस पर भी पीसीबी ने आईसीसी को शिकायत लगाई थी, उस पर भी इंक्वायरीज हुई हैं। सो फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान जब ओपनिंग कोई लिया गया ना, इंक्वायरी हुई है, एक्शन नहीं लिया गया। देखिए एक्शन अब मैच में आउट होने के बाद वो वापस आ गए, अब वो वापस ग्राउंड में तो नहीं जा सकते ना। रन्स वो जो हमारा नुकसान है वो तो हो गया, उस पर आप जितना मर्जी कहें कि हमने इस तरीके के एक्शन लिया रेफरी को। लेकिन क्या नेक्स्ट मैचेस के लिए वो लोग अंपायर को चेंज करा सकते थे अगर इस तरह का होता है? होता है कल एक एपिसोड हुआ है ना कि दोनों साइड के जो प्लेयर को जुर्माना किया गया, वो अगले मैच में ऐसी चीजें होने से बचने के लिए किया गया है। तो बैटिंग ऑर्डर में साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान ओपनिंग, जो उसके बाद साइम अयूब हैं उनको 1 डाउन, उसके बाद फिर मिडल ऑर्डर में आपके पास सलमान अली आ गए हैं और आई होप कि वो अच्छा परफॉर्म करें, बड़ा मैच है, पाकिस्तान के काम आए। इसके बाद नीचे चले जाएं तो आपके पास फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज क्रूशल इनिंग्स खेलने के लिए। मोहम्मद हारिस नो डाउट उनका इम्पॉर्टेंट बहुत, जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने 30 रन की इनिंग खेली है क्रूशल टाइम पे, और मोहम्मद नवाज जिस तरह आजकल फॉर्म में है, अल्लाह करे कि वो बॉलिंग में भी इस तरह फॉर्म है, बल्ले के साथ तो हैं। पाकिस्तान का जो मेन कंसर्न है इस वक्त वो बैटिंग नहीं है, वो बॉलिंग है। मेरा ख्याल है कि बॉलिंग में आपके स्पिनर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो स्पिनर से डिमांड कर रहे हैं। इंडियन स्पिनर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बांग्लादेशी स्पिनर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आपके स्पिनर्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे सिवाय साइम अयूब के। होप सो के कल की जो फाइनल्स की तैयारी है वो आज अच्छी रहे हमारे प्लेयर्स की। दुबई में आज वो डट कर जो है ना वो तैयारी करें और कल पहली बार जो है ना एशिया कप का फाइनल जिसमें पाक भारत टाकरा होने जा रहा है, हमारी होप्स, हमारी दुआएं सारी पाकिस्तानी टीम के साथ है कि हम जीत कर जो है ना ये टाइटल अपने नाम करें। उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद थे। उसामा, थैंक यू सो मच। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।